हेलो दोस्तों। तो कैसे हो सभी? आशा करता हूँ सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। जैसे कि बेटा अकॉर्डिंग टू माय प्रॉमिस मैं वापस आपकी क्लासेस लेके आ चुका हूँ और क्लासेस आपकी वीक में 5 दिन चलने वाले हैं। मतलब सोमवार से शुक्रवार, मंडे से फ्राइडे आपकी क्लासेस प्रॉपर चलेगी। एक क्लासेस आपकी जो फिजिक्स की है वो डेली शाम को 8 बजे प्रीमियर लाइव होगी, तो इस क्लास को आप देखना मत भूलिएगा। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट जो बात है वो मैं बताना चाह रहा हूँ कि पिछली बार जब मैंने स्टार्ट किया था वो सेकंड बुक का चैप्टर स्टार्ट किया था ऑप्टिक्स यानी कि सॉरी प्रकाश। लेकिन मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि प्रॉब्लम्स ये हो रही है कि जो ऑफलाइन बैचेस के अंदर जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना, अब स्टार्टिंग का सेशन चल रहा है तो उसमें बच्चा कोई कल आया है, कोई परसों आया है, कोई 4 दिन बाद, कोई 10 दिन बाद आएगा। तो उसमें होता क्या है कि जो बच्चा नया आता जाता है उसका पुराना छूट जाता है और इसलिए हमको बार बार उसको रिवीजन करवाना पड़ता है कि भाई नया बच्चा है, इसको पुराना चीज़ें बताओ, नहीं तो आगे वाली चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। इसलिए मैं उस चैप्टर को वहीं रोक रहा हूँ, प्रकाश के वाले को। और जो आपका पहली बुक का पहला चैप्टर है आवेश तथा विद्युत क्षेत्र, विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। इसको स्टार्ट करने का यही रीजन है कि जो बच्चे आए उनको मैं ऑफलाइन क्लासेस के अंदर दोबारा रिपीट नहीं करवा के उनको बोल दूं कि आपकी क्लासेस यूट्यूब चैनल पड़ी हुई है, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस है, इनको आप जाके वहाँ देखो, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो मेरे से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर आके पूछो। तो इसलिए मैं उस टॉपिक को वहीं स्किप कर रहा हूँ, प्रकाश के वाले को उसको आगे अपन स्टार्ट कराएंगे। पहले जो फर्स्ट बुक का पहला चैप्टर है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन फर्स्ट बुक का जो पहला चैप्टर है उसको स्टार्ट करने से पहले कुछ मैं इंट्रोडक्शन आपको देना चाहता हूँ, है ना। तो इंट्रोडक्शन इसका क्या है कि सबसे पहले हमारे पास एक ब्रांच होती है जिसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म विद्युत चुंबकत्व बोलते हैं इसको, विद्युत चुंबकत्व। ये हमारे पास एक शाखा होती है भौतिक विज्ञान की, है ना। इसको हमारे पास दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं इसके? हमारे पास दो। ठीक है, इसके हमारे पास भाग हुए कितने? दो। पार्ट फर्स्ट हुआ इसका और एक हमारे पास पार्ट सेकंड। इस पार्ट फर्स्ट को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हिंदी में बोलते हैं स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी, स्थिर वैद्युतिकी। दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है इसका इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स इसको बोलते हैं अपन गतिक वैद्युतिकी। गतिक वैद्युतिकी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहले हमको नाम का मीनिंग पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यानी कि विद्युत चुंबकत्व, मतलब विद्युत और चुंबक की बात कर रहे हैं अपन इसके अंतर्गत। और इसने कितने भागों में बांट दिया है? दो भागों में बांट दिया है। एक भाग है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी कि स्थिर वैद्युतिकी और दूसरा भाग है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स यानी कि गतिक वैद्युतिकी। अब बात करते हैं कि सर इन दोनों का मीनिंग होता क्या है। देखो समझो, देखो इलेक्ट्रो मतलब हम आवेश या विद्युत की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रो मतलब आवेश या विद्युत की हम क्या कर लेते हैं? बात कर लेते हैं। देखो इलेक्ट्रो है हमारे पास, एक शब्द हो गया, इसका मतलब मैंने दिया आवेश या विद्युत से संबंधित कर दिया। दूसरा शब्द है हमारे पास क्या? स्टैटिक्स। स्टैटिक्स का मतलब होता है स्थिर अवस्था में। क्या होता है? स्थिर, है ना। इसकी बात करें तो एक चार्ज है हमारे पास, और स्टैटिक्स की बात करें तो हमारे पास है एट रेस्ट। एट रेस्ट पोजीशन आएगी ना। तो मैंने अगर सिंपली भाषा में बात करूं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थिर वैद्युतिकी। तो आवेश स्थिर रहेगा, अर्थात आवेश कैसा रहेगा? स्थिर रहेगा। व्हेन चार्ज एट रेस्ट, जब चार्ज हमारे पास स्थिर अवस्था में रहता है अर्थात रेस्ट कंडीशन में होता है, वो भौतिक विज्ञान की उस ब्रांच को या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की उस ब्रांच को अपन बोलते हैं स्थिर वैद्युतिकी। क्या बोलते हैं? स्थिर वैद्युतिकी। तो यहाँ पर आपके पास क्या है? इलेक्ट्रो तो हमारे पास है ही ऐसे। अगर इसकी बात करूं तो ये तो हमारे पास हो गया आवेश। क्या हो गया? आवेश या चार्ज। इस आवेश के बारे में बताएंगे होता क्या है। प्लस अगर डायनेमिक्स की बात करूं तो इन मोशन यानी कि गति। क्या बात करूं? गति या इन मोशन। अब देखो यहाँ पे उसी की बात हो रही है। इलेक्ट्रो मतलब चार्ज, यहाँ पे स्टैटिक था एट रेस्ट, यहाँ पे मोशन यानी गतिशील है। अर्थात यहाँ पर आवेश या चार्ज कैसा होगा? गतिशील रहेगा। आवेश या चार्ज कैसा रहेगा? हमारे पास गतिशील रहेगा। तो मैंने क्या बोला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म अर्थात विद्युत चुंबकत्व को हमने दो भागों में बांटा है। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी कि स्थिर वैद्युतिकी, एक हमारे पास इलेक्ट्रोडायनेमिक्स यानी गतिक वैद्युतिकी। यदि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करूं तो यहाँ से हमारे पास चार्ज यानी कि आवेश स्थिर अवस्था में रहेगा। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की बात करूं तो हमारे पास चार्ज यानी कि आवेश हमारे पास गतिशील अवस्था में रहेगा।
जो भौतिक विज्ञान हमारे पास 12th की है वो आधारित है हमारे पास मैक्सिमम आधारित है आवेश अर्थात चार्ज पर, और 11th क्लास जो आधारित थी हमारे पास मास यानी कि द्रव्यमान पर आधारित थी मैक्सिमम पार्ट। ठीक है, तो देखो यहाँ पूरी अगर बात करें आवेश की, कुछ ऐसे चैप्टर हैं, कुछ ऐसे अध्याय हैं हमारे पास जहाँ पर हम स्थिर आवेश की कल्पना करेंगे संपूर्ण जगह, और कुछ ऐसे चैप्टर हैं जहाँ पर अपन गतिज आवेश की कल्पना करेंगे। अब देखो, अगर मैं नॉर्मली सिंपल भाषा में बात करूँ तो जो स्थिर आवेश होता है उसके कारण हमारे पास ओनली उत्पन्न होता है विद्युत क्षेत्र। क्या होता है? विद्युत क्षेत्र। इसको बोलते हैं अपन इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। जब आवेश स्थिर रहेगा, व्हेन चार्ज एट रेस्ट, ये ओनली जनरेट करता है हमारे पास विद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन चार्ज यानी कि आवेश जब हमारा गतिशील हो जाता है तो वह विद्युत क्षेत्र तो जनरेट करता है, उसके साथ साथ हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र भी क्या करता है? उत्पन्न करता है। इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। इससे ये सेंस निकला कि हमारे पास जो स्थिर आवेश होगा तो ओनली हम अध्ययन अर्थात स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र की, और जब आवेश हमारे पास मोशन हो जाएगा अर्थात गतिशील हो जाएगा तो उस समय अपन अध्ययन करेंगे चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का। ये आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। सिंपली भाषा में दोबारा बात करूं तो देखो, विद्युत चुंबकत्व अर्थात इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को दो भागों में बांटा है, स्थिर वैद्युत की और गतिज विद्युत की। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इसको बोलते हैं, इसको इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बोलते हैं। इलेक्ट्रो मतलब हम ले रहे हैं चार्ज या विद्युत से संबंधित कर रहे हैं इसको। हमने बोला इलेक्ट्रोस्टैटिक अर्थात जब आवेश स्थिर रहेगा तो इसका जो अध्ययन करेंगे उसको बोलेंगे स्थिर विद्युत की, और जब आवेश हमारे पास गतिशील रहेगा तो उसको बोलेंगे अपन गतिज विद्युत की। स्थिर जो आवेश होते हैं ओनली ऑन विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, और चुंबक और जो हमारे पास गतिशील आवेश होते हैं वो उसके साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी क्या करते हैं? उत्पन्न करते हैं। बात आई कि नहीं यहाँ पे समझ में? अब इसको आगे बढ़ाते हैं तो हमारे पास एक टॉपिक और आता है जिसको अपन बोलते हैं कि घर्षण विद्युत की। क्या बोलते हैं? घर्षण विद्युत की। अब घर्षण अर्थात फ्रिक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब फ्रिक्शन का आप मतलब समझ गए हो कि एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट पे रब कराना, मतलब एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या कराना? रगड़ना। ये हमारे पास घर्षण यानी कि फ्रिक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। इसके अंतर्गत हम करते क्या हैं? इसके अंतर्गत ये करते हैं कि दो ऑब्जेक्टों को आपस में रगड़ते हैं, और रगड़ने से इन दोनों के मध्य ऊष्मा या ऊर्जा का आदान प्रदान होता है, जिसके कारण इसके अंतर्गत उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक सतह से जाकर दूसरी सतह पर चल जाते हैं, अर्थात उनका आवागमन होता है। जिस सतह से इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसको हम धनावेश बोलेंगे, और जिस सतह से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी उसको ऋणावेश बोलेंगे। इस प्रकार हमारे पास दोनों जो वस्तुएं होती हैं जो निरावेशित होती हैं वो हमारे पास आवेशित हो जाती है। किसके कारण? घर्षण यानी कि फ्रिक्शन के कारण। अब बात आई, जब वस्तु हमारे पास आवेशित हो जाती है तो हम कह सकते हैं उनके मध्य जो बल लगेगा वो लगेगा विद्युत चुंबकीय बल। आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा, दो वस्तुओं के मध्य हमारे पास जो बल लगता है उसको बोलते हैं अपन गुरुत्वाकर्षण बल, यदि उनमें द्रव्यमान है, और यदि उन वस्तुओं में साथ साथ आवेश है तो उनके मध्य एक बल और लगता है जिसको अपन बोलते हैं कौन सा बल? विद्युत चुंबकीय बल। बात आई कि नहीं इसमें? लेकिन विद्युत चुंबकीय बल के बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले अपन बात करेंगे किसके बारे में? आवेश के बारे में। तो यदि मैं बात करूं इसमें हम जो पढ़ने वाले हैं ना वो सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं चैप्टर 1 का, लेकिन ऐसे नहीं डालेंगे भाई चैप्टर 1 का ये टॉपिक है, टॉपिक 1 टॉपिक 2 लेक्चर 3 इस तरीके से पूरी भौतिक विज्ञान को बहुत सारे लेक्चर में अपन कवर कर देंगे। लगभग 80 से 90 आपके लेक्चर होने वाले हैं, तो लेक्चर के हिसाब से और लेक्चर का टॉपिक का नाम होगा, और लेक्चर 1 लेक्चर 2 लेक्चर 3 इस तरीके से आपकी वीडियो जनरेट होने वाले। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो चैप्टर जो फर्स्ट है हमारे पास क्या है? चैप्टर फर्स्ट मतलब अध्याय पहला है हमारे पास। अगर चैप्टर में फर्स्ट की बात करूं एनसीईआरटी का, तो ये हमारे पास विद्युत आवेश, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, ये हमारे पास किसका नाम है? चैप्टर का। देखो विद्युत आवेश तो आपके पास है, अब विद्युत आवेश पहले पढ़ेंगे उसके बाद में विद्युत क्षेत्र पढ़ेंगे। बात आ रही है समझ? तो सबसे पहले अपन विद्युत आवेश के बारे में जानते हैं कि विद्युत आवेश हमारे पास है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे हेडिंग लगा देता हूँ इसमें बस विद्युत आवेश, देखो समझने की कोशिश करना, इतना बढ़िया तरीके से आपको समझाऊंगा कि एक बार में आपको समझ में आ जाएगा, बस आपको 2 बार भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात है कि समझे? इलेक्ट्रिक चार्ज, देखो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चे इसको देख सकते हैं क्योंकि बाई लैंग्वेज में आपको बता रहा हूं। आइए सुनिए, अब विद्युत आवेश है, इलेक्ट्रिक चार्ज है, इसके बारे में हम जानते हैं। मैंने क्या बोला कि जब हमारे पास एक वस्तु है, इसने इलेक्ट्रॉन को निकालने से धनावेश आ गया, और इस वस्तु ने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है अर्थात इससे माइनस आवेश आ गया।
कोई दूसरी वस्तु है, इसने भी इलेक्ट्रॉन को निकाला है, इस पर धनावेश आ गया, और एक वस्तु है जिस पर हमारे पास क्या आ गया, ऋणावेश। देखो इसमें होता क्या है कि जो आवेशित वस्तु होती हैं, यदि इस पर प्लस आवेश है और इस पर भी प्लस आवेश है, इस पर नेगेटिव आवेश है और इस पर हमारे पास नेगेटिव आवेश है, अर्थात मैं बात करूं तो ये समान आवेश होगा कि नहीं होगा, और बात करूं तो ये भी समान आवेश होगा कि होगा। ये सेम नेचर ऑफ चार्जेस है हमारे पास। जब समान आवेश को एक दूसरे के पास लेके आते हैं तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, अर्थात रिपेल करते हैं। क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, चाहे वो प्लस प्लस हो सकता है, चाहे वो माइनस माइनस हो सकता है। बात है कि इसमें मतलब ये चार्ज अर्थात आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, जब उनकी समान जाति अर्थात सेम नेचर हो। लेकिन यदि मैं बात कर देता हूं कि इनकी नेचर अलग अलग हो, अर्थात एक प्लस हो और एक हमारे पास क्या हो, माइनस हो, एक प्लस हो और एक हमारे पास क्या हो, माइनस हो, या एक माइनस और एक प्लस हो, तो अर्थात इनकी जो नेचर है वो अलग अलग हुई, अर्थात इनकी जो प्रकृति है वो कैसी हुई, अलग अलग हुई। और इस कंडीशन के अंतर्गत ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इससे हमने ये निष्कर्ष निकाला कि कोई भी वस्तु यदि इलेक्ट्रॉन को त्यागती है और कोई भी वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है तो उस अवस्था में वह आवेशित हो जाती है। जो वस्तु इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगी उस पर धनावेश आ जाएगा, और जो वस्तु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगी उस पर ऋणावेश आ जाएगा। यहाँ तक आपकी बात समझ में आ गई होगी। मैंने बोला यदि समान जाति के आवेश दोनों वस्तुओं पर हैं तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। वो आवेश प्लस प्लस भी हो सकते हैं, माइनस माइनस भी हो सकते हैं। और यदि दो वस्तुएं जिन पर आवेश हमारे पास कैसा है, अलग है, एक प्लस है, माइनस है, एक में माइनस है और एक में क्या है, प्लस है, तो वो एक दूसरे को क्या करती है, आकर्षित करती है। इससे हमारे पास सिद्ध होता है कि विद्युत चुंबकीय जो बल होता है वो हमारे पास अर्थात वैद्युत जो बल होता है वो हमारे पास आकर्षण तथा प्रतिकर्षण अर्थात अट्रैक्शन एंड रिपल्शन दोनों ही नेचर हमको क्या करता है, प्रदर्शित करता है, अर्थात शो करता है। लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ वो आकर्षण प्रकृति को होता है, लेकिन विद्युत चुंबकीय जो बल है वो हमारे पास आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति प्रदर्शित करता है। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। ठीक, ये आप बोलोगे सर ये सारी चीजें कहां से आई, तो देखो इनकी हिस्ट्री जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, आपको समझना है कि आवेश क्या है। यदि मैं आवेश की नॉर्मल परिभाषा दूं तो मैं ये बोलूंगा कि आवेश किसी वस्तु का वह गुणधर्म होता है जो सुनिश्चित करता है कि वह वस्तु किसी दूसरी वस्तु के साथ किस प्रकार का व्यवहार करेगी, अर्थात जिस वस्तु के मैं बारे में बात कर रहा हूं वो वस्तु हमारे पास दूसरी वस्तुओं के साथ किस प्रकार का व्यवहार करेगी, यह बताता है हमारे पास आवेश। अर्थात वह वस्तु जो आवेशित है वो दूसरी वस्तु को आकर्षित करेगी या प्रतिकर्षित करेगी, ये इसका क्या हुआ, व्यवहार हुआ। अर्थात किस प्रकार का व्यवहार करेगी ये बताता कौन है, आवेश बताता है। क्या बताता है, आवेश बताता है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। मैं अगर नॉर्मली हिस्ट्री की बात करूं तो एक वैज्ञानिक थेल्स हुए थे, क्या नाम था इसका, माइल्थस के वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था, थेल्स। थेल्स ने आवेश नाम तो नहीं बताया लेकिन आवेश की परिकल्पना दे दी कि कुछ वस्तुओं में ऐसा गुण होता है जो अपने समकक्ष वस्तुओं को या तो आकर्षित करते हैं या प्रतिकर्षित करते हैं, लेकिन वो ये नहीं बता पाए कि सर इसको आवेश नाम देते हैं। फिर हमारे पास एक वैज्ञानिक आए थे जिनका नाम था डॉक्टर विलियम गिलबर्ट, डॉक्टर विलियम गिलबर्ट। और इन्होंने बताया कि सर ये जो आकर्षण प्रतिकर्षण की जो प्रकृति है ना, इस जो वस्तु है जो हमारे पास एक भौतिक राशि में मिल के आई है, इस भौतिक राशि का नाम क्या है, हमारे पास आवेश है। क्या है, आवेश। और बात करें तो एक साइंटिस्ट जो रहे जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्या था, बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन। और इन्होंने आवेश को दो वर्गों में विभाजित कर दिया। एक तो हमारे पास धनावेश हो गया मतलब पॉजिटिव चार्ज हो गया, एक हमारे पास ऋणावेश यानी ऋणात्मक ऋणावेश हो गया। बात आई कि नहीं राशि में, क्लियर हो गया यहाँ पर। मतलब आवेश हमारे पास किसी भी भौतिक राशि किसी वस्तु का वह गुणधर्म है जो यह सुनिश्चित करता है कि वह वस्तु किसी दूसरी वस्तु के साथ किस तरीका का व्यवहार करेगी। ठीक है, चार्ज इज ए प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो डिसाइड करता है कि वह ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ किस टाइप का बिहेव करेगा, उसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। इसकी जो परिकल्पना थी अर्थात इसके बारे में स्टार्टिंग में बताया था वो बताया था साइंटिस्ट थेल्स ने। और यदि मैं बात करूं तो इसका जो नाम दिया था, जो नाम का श्रेय जाता है वो जाता है वैज्ञानिक डॉक्टर विलियम गिलबर्ट को जाता है। और इसको प्लस और माइनस अर्थात दो भागों में विभाजित किया जिसने बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। किसने किया था बेटा, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। एक धनावेश था और एक ऋणावेश था। इन्होंने कल्पना की, इन्होंने भी घर्षण विद्युत का उपयोग लिया था। जैसे इन्होंने ऊन को ले लिया, रबड़ के कपड़े को ले लिया, ऊन होती है ना ऊन, और रबड़ के कपड़े को, रबड़ को ले लिया, ऊन का कपड़ा और एक रबड़ की छल्ली। इन दोनों को जब आपस में रगड़ा तो इन पे एक पे प्लस आवेश मिला, एक पे माइनस आवेश मिला। इन्होंने बिल्ली की खा लिया, फरली थी और एक एमोनाइट की छल्ली थी। इन दोनों को आपस में रगड़ा तो एक पर तो हमारे पास धनावेश आया और एक पर हमारे पास क्या आया, ऋणावेश आया। इस तरीका से उन्होंने पता लगाया कि वस्तुएं
हमारे पास धनावेशित भी हो सकती हैं और ऋणावेशित भी हो सकती हैं। और जब इन्होंने ये भी बताया था कि जो समान प्रजाति के आवेश अर्थात प्लस प्लस या माइनस माइनस होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित होते हैं, और अलग अलग जाति अर्थात डिफरेंट नेचर के जो चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं, आवेश होते हैं, वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। सारी चीजों की परिकल्पना इन्होंने दी थी। तो इस प्रकार आवेश का हमारे पास क्या हुआ, उद्गम हुआ। और आवेश का जब उद्गम हुआ तो हमने विद्युत धारा को समझने में बहुत सारी जो विद्युत से संबंधित जो चीजें थी, सब्जेक्ट हमारे पास, टॉपिक थे, उनको समझने में हमारे पास बहुत ज्यादा आसानी हुई। अब जैसे हमने बल के बारे में बात जानते हैं, बल हमारे पास कैसा होता है, एक सदिश राशि होता है। तो ये हमारे पास सदिश राशि नहीं है, ये हमारे पास अदिश राशि है। कैसी राशि? यदि इसकी गुणधर्म की बात करें तो हमारे पास कैसी राशि है, अदिश राशि है। आवेश की यदि गुणधर्म की बात की जाए तो आवेश कैसी है, अदिश राशि है अर्थात स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। आवेश कैसी क्वांटिटी है, स्केलर यानी कि अदिश राशि है। दूसरी यदि बात की जाए हमारे पास तो आवेश एक संरक्षित राशि है। कैसी राशि है, संरक्षित राशि है अर्थात एक कंजर्व क्वांटिटी है। किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो आवेश का मान होता है वो कैसी राशि है, कंजर्व क्वांटिटी है। कंजर्व क्वांटिटी, चार्ज इज ए कंजर्व क्वांटिटी। आवेश एक संरक्षित राशि है अर्थात किसी भी वस्तु पर जो आवेश होता है वो आवेश हमारे पास कैसा होता है, फिक्स होता है। उस आवेश को अपन परिवर्तित नहीं कर सकते, अर्थात किसी वस्तु पर जो आवेश होता है उसके मान के अंदर परिवर्तन नहीं होता। इतनी बात आपको समझ में आ गई, अर्थात संरक्षित रहता है। दूसरी अगर बात करूं तो आवेश हमारे पास संरक्षित हो गई, आवेश हमारे पास अदिश राशि हो गई। आवेश जो होता है वो हमारे पास क्वांटीकृत राशि होता है। कैसी राशि होता है, क्वांटीकृत राशि होता है। क्वांटीकृत इससे न्यूमेरिकल पूछा जाता है 12th क्लास के अंतर्गत। जब आपकी वार्षिक एग्जाम होगी तो 1 नंबर का आपके पास न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, क्वांटीकृत राशि क्या है या इससे न्यूमेरिकल किस तरीके से बनेगा। क्वांटीकृत राशि है क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी। कैसी राशि है, क्वांटाइजेशन क्वांटिटी है हमारे पास। कैसे क्वांटीकरण, अब इस क्वांटीकरण का मतलब क्या हुआ, देखो मैं बताता हूं कि हमारे पास देखो इधर आपको दिखाई दे रहा है भी, ये हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, आवेश को हम प्रदर्शित करते हैं किससे, Q से। तो इस वस्तु पर आवेश की मात्रा जो निकालनी है वो कैसे निकालेंगे समझना। देखो आवेश की जो छोटी इकाई है उसको अपन मानते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन। क्या मानते हैं, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश का मान होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। ये कूलाम है ना, वो आवेश का हमारे पास क्या होता है, मात्रा होता है। बात आएगी इसमें, मैंने क्या बोला कि यदि इस वस्तु पर मान निकालना है आवेश का तो वो होता है Q = ±Ne होता है। क्या होता है, Q = ±Ne। यहाँ पर Q है इस वस्तु पर आवेश, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E हमारे पास है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। मैं जो इस N की बात कर रहा हूँ तो ये N कभी भी हमारे पास P/Q अर्थात फ्रिक्शन रूप में अर्थात भिन्न रूप में नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है कि 2.5 नहीं हो सकता, 1.3 नहीं हो सकता, 2/5 नहीं हो सकता। ये पॉइंटों में इस n का मान कभी भी नहीं हो सकता है। इस n का मान हमेशा हमारे पास एक पूर्ण संख्या होती है, अर्थात 1 2 3 4 ... n। इस तरीके से हमारे पास इस n की जो वैल्यू होती है एक पूर्ण संख्या हमारे पास होती है, अर्थात ये फिक्शन रूप में अर्थात पॉइंट के रूप में नहीं होती। अर्थात मैं बात करूं तो ये इलेक्ट्रॉन है ना, इस इलेक्ट्रॉन हमारे पास सूक्ष्म कण होते हैं, बहुत छोटे कण हैं। माइक्रो हमारे पास जो एलिमेंट्स है वो है हमारे पास, तो इनको और अधिक अपन तोड़ नहीं सकते अर्थात विभाजित नहीं कर सकते। अतः मैं कह सकता हूं कि कोई भी हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है, कोई भी हमारे पास वस्तु है, तो उसमें या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, अप टू हमारे पास n इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन ये कभी भी 0.5 इलेक्ट्रॉन, 1/2 इलेक्ट्रॉन, 3/5 इलेक्ट्रॉन ये कभी भी नहीं हो सकते। अर्थात ये जो पूर्ण संख्या मिल रही है, इस पूर्ण संख्या को अपन बोल रहे हैं क्वांटीकरण, अर्थात आवेश एक क्वांटीकृत राशि है। और किसी भी वस्तु पर यदि आवेश का मान निकालना हो तो हम निकालते हैं Q ± ±Ne से, जहां पर Q उस वस्तु पर आवेश है, N हमारे पास इलेक्ट्रॉन की संख्या है, N हमारे पास, E हमारे पास क्या इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। इस तरीके से किसी भी वस्तु पर अपन आवेश का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ये तो आपकी बात समझ आ गई। देखो कोई भी जो भौतिक राशि होती है, भौतिक राशि होती वही है जिनको अपन नाप सकते हैं, तोल सकते हैं। इसी प्रकार जो आवेश है ना, उसको भी अपन क्या करते हैं, मापते हैं। तो आवेश का जो ऐसे पद्धति में जो मात्रक होता है हमारे पास आवेश का, आप सभी को पता होगा क्योंकि 12वीं क्लास में हो, तो ऐसा ही जो सिस्टम ऑफ यूनिट है, इसके अंदर जो मात्रक होता है उसको अपन बोलते हैं क्या, कूलाम। क्या बोलते हैं, कूलाम। और कूलाम को प्रदर्शित करते हैं अपन किससे, C से। कूलाम को किससे प्रदर्शित करते हैं, C से प्रदर्शित करते हैं। अब देखो समझो, इसका एक अन्य मात्रक होता है, इसको अपन बोलते हैं फैराडे। क्या बोलते हैं, फैराडे। और फैराडे आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है। अगर मैं बात करूं तो 1 फैराडे इक्वल टू होता है 96,500 कूलाम के इक्वल होता है। जब कोई भौतिक राशि होती है कि उसका मात्रक है तो उसकी विमा भी निकलती है हमारे पास। विमा यानी कि डायमेंशन निकलती है। जो आवेश की जो विमा होती है वो होती है हमारे पास A1 D1। क्या होती है, A1 D1।
d1। अब ये कैसे है, क्योंकि हमारे पास जो आवेश होता है ना, आवेश वो आवेश हमारे पास होता है विद्युत धारा गुणा समय, और विद्युत धारा का मात्रक होता है हमारे पास एम्पियर, आवेश बराबर विद्युत धारा इंटू समय एम्पियर, और समय का मात्रक होता है हमारे पास सेकंड। अगर विमा निकालते हैं तो डायमेंशन को एम्पियर में लिखते हैं E1 और टाइम को लिखते हैं अपन T1, इसलिए इसकी विमा कितनी हुई E1 T1 हुई। ये आपको बात समझ में आ गई होगी। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होता क्या है, दो भागों में बांटा है। उसके बाद हमारे पास पहला चैप्टर स्टार्ट हो जाता है जिसका नाम है हमारे पास विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। विद्युत आवेश के बारे में मैंने आपको बताया क्या होता है, इसके गुणधर्म बताए मैंने आपको सारी, इसकी विमा बताई, इन सभी चीजों के बारे में अपन अध्ययन किया। विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं, ये जो बेसिक चीज है वो हमारे पास विद्युत आवेश हुई है। अब विद्युत आवेश के बाद हमारे पास आता है आवेशन की वस्तुओं को आवेशन कैसे करेंगे, लेकिन आवेशन वाले टॉपिक को अपन पढ़ेंगे लास्ट में। अभी जो हम पढ़ने वाले हैं, जो नेक्स्ट लेक्चर हमारे पास आएगा वो आएगा कूलम का नियम। कूलम का नियम क्यों, क्योंकि मैंने क्या बोला कि समान जातीय अर्थात प्लस प्लस या माइनस माइनस, और विजातीय आवेश अर्थात प्लस माइनस या माइनस प्लस, इन दोनों के मध्य हमारे पास या तो आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा। लेकिन इस आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का जो परिमाण होता है वो कितना होता है वो निकालेंगे अपन कूलम के नियम से। तो अगला जो टॉपिक आने वाला है वो है हमारे पास कूलम का नियम। जब तक के लिए वेट कीजिए, वीडियो को लोगों के पास शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।